नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की टॉप 10 पॉलिटिकल पार्टीज के लैंडस्केप को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करते हैं। हम इन पार्टियों की स्थापना, उनके नेता, चुनाव चिन्ह और सबसे जरूरी उनकी विचारधारा को विश्लेषित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जटिल विषय को भौगोलिक और विषयगत तरीके से समझने के लिए आइए जल्दी से देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिदृश्य की नींव, फिर राष्ट्रीय दिग्गज, उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट की ताकतें, फिर साउथ और वेस्ट की पावर्स और आखिर में इस पूरे डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम का एक सार। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का आधार और इसकी समय रेखा यानी टाइमलाइन। अब यहां देखिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात। इन पार्टियों की आयु यानी उम्र में अंतर है। एक तरफ हमारे पास 1885 में स्थापित हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक संस्था है, और सोचिए उसके लगभग 8 दशक बाद 1966 में शिवसेना और 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। और फिर आती है बिल्कुल मॉडर्न मूवमेंट से निकली आम आदमी पार्टी यानी एपी, जो 2012 में अस्तित्व में आई। ये आंकड़े हमें एक बेहतरीन पर्सपेक्टिव देते हैं कि भारत का राजनीतिक ढांचा कितने लंबे समय से निरंतर विकसित हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय दिग्गजों यानी नेशनल जॉयंट्स की तरफ, बीजेपी और आईएनसी। नेशनल स्टेज पर ये दोनों बड़ी पार्टियां विचारधारा के दो बिल्कुल अलग छोर प्रस्तुत करती हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं और जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इनका मूल आधार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है। इनके ठीक उलट 1885 की ऐतिहासिक धरोहर वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी है, जिसके नेता राहुल गांधी हैं और चुनावी चिन्ह हाथ का पंजा है। इनकी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद यानी सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। वर्तमान में केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी का दबदबा मुख्य रूप से उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में सबसे ज्यादा है। नीतियों की बात करें तो यह दल रूढ़िवादी यानी कॉन्जर्वेटिव नीतियों की ओर झुकाव रखता है। स्रोत के अनुसार इनकी प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास, डिजिटल इंडिया की शुरुआत और देश भर में जीएसटी को लागू करना शामिल है। इनके ठीक विपरीत आती है आईएनसी, जिसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि यह रही है कि इसने भारत को आज़ादी दिलाने में एक नेतृत्वशाली भूमिका निभाई। एक समय पर पूरे देश में छाए हुए इस दल ने पिछले दशकों में कई बड़े सुधार भी लागू किए। अभी की बात करें तो इनके क्षेत्रीय आधार बदले हैं और वर्तमान में केरल, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में इनकी अच्छी पकड़ देखी जा सकती है। नेशनल दलों से हटकर अब रुख करते हैं नॉर्थ और ईस्ट की अहम ताकतों की ओर, एएपी, टीएमसी, एसपी और बीएसपी। चलिए इन चार प्रमुख क्षेत्रीय ताकतों का एक खाका दिमाग में बैठाते हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी है, जो 1998 में बनी, जिसका चिन्ह फूल और घास है। फिर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की झाड़ू के चिन्ह वाली एएपी है। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो वहां 1992 में बनी अखिलेश यादव की साइकिल के साथ समाजवादी पार्टी और 1984 में स्थापित मायावती की हाथी के चिन्ह वाली बहुजन समाज पार्टी आमने सामने होती हैं। अब ये दल काम कैसे करते हैं, इनका फोकस क्या है? वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी टीएमसी मुख्यतः क्षेत्रीयवाद और कल्याणकारी राजनीति यानी रीजनलिज्म और वेलफेयर पॉलिटिक्स पर जोर देती है। वहीं ऐप का तरीका बिल्कुल अलग है। वो भ्रष्टाचार विरोधी रोक अपनाते हैं और शासन में सुधार लाने पर फोकस करते हैं। खासतौर पर एजुकेशन और हेल्थ रिफॉर्म्स के जरिए इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब अगर यूपी की इन दो ताकतों को देखें तो देश के इस सबसे बड़े राजनीतिक मैदान में दोनों का सामाजिक न्याय का मॉडल बहुत अलग है। समाजवादी पार्टी मूल रूप से समाजवाद और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विचारधारा पर चलती है। इसके ठीक उलट बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस मुख्यतः दलित सशक्तिकरण और सोशल जस्टिस पर होता है। एक ही राज्य में होते हुए भी दोनों अलग अलग वर्गों का मजबूती से प्रतिनिधित्व करते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं साउथ और वेस्ट की रीजनल पावर्स की तरफ, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी और शिवसेना। इन चार पार्टियों ने अपने क्षेत्रों में अपनी एक बहुत ही मजबूत आइडेंटिटी बनाई है, जहां राष्ट्रीय पार्टियों के लिए पनपना मुश्किल रहा है। तमिलनाडु में 1949 में बनी एमके स्टालिन की डीएमके है, जिसका चिन्ह
उगता सूरज है और 1972 में बनी जय जयललिता के लंबे नेतृत्व वाली AIADMK, जिसका चिन्ह 2 पत्ती है। वहीं पश्चिम में महाराष्ट्र एक अहम गढ़ है, जहां शरद पवार के नेतृत्व में घड़ी के चिन्ह वाली NCP और 1966 से चली आ रही उद्धव ठाकरे की तीर कमान के चिन्ह वाली शिवसेना अपना दबदबा रखती हैं। तमिलनाडु में इन दोनों पार्टियों की अपनी अलग और खास विचारधारा है। DMK का मेन फोकस द्राविडियन राजनीति और सामाजिक न्याय पर होता है, यानी क्षेत्रीय पहचान को सबसे आगे रखना, जबकि इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी AIADMK का फोकस रीजनल वेलफेयर पॉलिटिक्स यानी क्षेत्रीय कल्याणकारी राजनीति पर होता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे तमिलनाडु में अप्रोच अलग है, वैसा ही विरोधाभास महाराष्ट्र में भी दिखता है। एक तरफ जहां NCP धर्मनिरपेक्षता और क्षेत्रीय विकास की वकालत करती है, तो वहीं इसके बिल्कुल उलट शिवसेना क्षेत्रीय गर्व और हिंदुत्व की पुरजोर वकालत करती है। एक ही राज्य, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। आइए अब इस पूरे परिदृश्य को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। इस विविध लोकतांत्रिक इकोसिस्टम का सार। अभी तक हमने जो भी देखा, अगर उन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो समझ आता है कि ये देश किसी एक अकेले विचार से नहीं चलता। एक ही समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, द्रविडियन राजनीति और भ्रष्टाचार विरोधी शासन, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। एक बहुत ही वाइब्रेंट मल्टीलेयर्ड सिस्टम। और यही विविधता इस लोकतंत्र को इतना अनूठा और दिलचस्प बनाती है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, इतनी सारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ताकतें जिनकी विचारधाराएं ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के इतने उलट हैं, आखिर वो किस तरह आपस में संतुलन बनाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य को आकार देती हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली एक गजब की पजल है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।